हेलो एवरीवन। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और आज का क्लास है आपका एसपी बख्शी बुक से इडियम्स एंड फ्रेजेस पार्ट नंबर 23 देखेंगे हम लोग। आज का क्लास बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ने वाले हैं। और जो लोग नहीं जानते हैं त्रिगीतम 4am क्लब के बारे में, वो सर्च करेंगे टेलीग्राम पर त्रिगीतम, आपको देखने को मिलेगा त्रिगीतम 4am क्लब नाम का एक ग्रुप, वहाँ पर ऐड हो सकते हैं। और पर्सनल जिसको गाइडेंस लेने हैं वो इस नंबर पे व्हाट्सअप करेंगे। सिर्फ हाय और हेलो नहीं करना है, जा करके अपना वजह बताना है कि आप किस वजह से वहाँ पर गए हो, मैसेज किए हो, आपको पर्सनल गाइडेंस चाहिए या नहीं, तो ही मैं रिप्लाई किया करूँगा। अब ज़रा बात कर लेते हैं आज के जो फर्स्ट इडियम है वो क्या है। फर्स्ट इडियम है लायंस शेयर। क्या अर्थ है इसका? लायंस शेयर का मतलब लार्ज पार्ट होता है। क्या मतलब हुआ इसका? तो सबसे बड़ा हिस्सा। अब ज़रा देखेंगे कि ये आया कहाँ से है, ये इडियम कैसे प्रसिद्ध हुआ, कैसे फेमस हुआ, तो इसके बारे में ज़रा बात कर लेते हैं। ये आप पिक देख रहे हो, ये पिक देख रहे हो। अब ये क्या है, यहाँ पर कुछ तो यहाँ पर फॉक्स हैं, उल्फ भी हैं, उल्फ और फॉक्स भी हैं, और आपके शेर भी है। सारे के सारे निकले हैं शिकार पे। शिकार करे एक हिरण का। शिकार करने के बाद लोगों में शेयर बंटना चाहिए, जितने भी वहाँ पर पहुँचे हुए हैं फॉक्स, उल्फ और लायन, तो इन सब में क्या होना है, ये जो शिकार है ये बंटना है। अब ये शेर कहता है कि नहीं, मैं तो जंगल का राजा हूँ, तो मुझे क्या चाहिए, मुझे सबसे ज़्यादा शेयर चाहिए। तो इसी से आता है, यहीं से ये फेमस होता है। एक जो स्टोरी होती है आपके पशुओं के बीच, आप लोग बहुत स्टोरी पढ़े होंगे पशुओं के बारे में, तो उसी तरह के स्टोरी से आया हुआ है कि लायंस शेयर, मतलब लायन जो है वो उसका शेयर कितना होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि वो अपने आप को किंग बताते हुए सबसे ज़्यादा पार्ट को गेन करना चाहता है, सबसे ज़्यादा शेयर चाहता है। तो इसी तरीके से फेमस हो गया लायंस शेयर का मतलब लार्ज पार्ट, इसका मतलब समझ गए, सबसे बड़ा हिस्सा। अब देखते हैं कि क्या है आपके एग्जाम्पल में। यह है आपका जनरली द sons as compared to daughters have a lion's share of their mother's affection। क्या मतलब है कहने का कि इन जनरल की बातें कह रहा है, ये हर एक केस में ट्रूथ नहीं है। ये कह रहा है कि इन जनरल जो बेटे होते हैं एज कंपेयर टू डाउटर्स, बेटियों की तुलना में, हैव ए लायंस शेयर, मतलब बहुत बड़ा हिस्सा होता है उनका किस चीज़ में, ऑफ दियर मदर्स अफेक्शन, अब उनकी अपनी माँओं के अफेक्शन में, प्रेम में सबसे बड़ा हिस्सा किनका होता है, तो बेटों का होता है बेटियों की तुलना में। ऐसा हमेशा ट्रू नहीं है, लेकिन ये एग्जाम्पल बताया है तो समझ लो। फर्स्ट नंबर हो गया आपका। सेकंड नंबर देख लो क्या कह रहा है। सेकंड नंबर है लोव्स एंड फिशेस। क्या अर्थ है इसका? तो इसका मतलब होता है मटीरियल बेनिफिट्स। इसको दूसरे तरीके से हम लोग कह सकते हैं पर्सनल प्रॉफिट, जिसको मटेरियल बेनिफिट भी कहते हैं, मतलब व्यक्तिगत लाभ, ये कहलाता है आपका लोव्स एंड फिशेस, मतलब व्यक्तिगत लाभ को ही कहा जाता है लोव्स एंड फिशेस। अब जरा देखो, मटेरियल बेनिफिट्स को हम लोग दूसरे तरीके से क्या कह सकते हैं, भौतिक चीज़ों का लाभ। भौतिक चीज़ों में क्या आता है, मटेरियल थिंग्स में क्या क्या आते हैं, जितने भी मटेरियल चीज़ें, ये दुनियादारी की चीज़ें हैं, उसको बोलते हैं मटेरियल बेनिफिट्स। तो जो अपनी रोटी, यहाँ पर समझना, लोव्स का मतलब होता है क्या, लोफ से आया है ये, तो लोफ का मतलब होता है पाव रोटी। पाव रोटी मतलब जानते हो आप लोग, ब्रेड जो होता है उसको कहा जाता है। इसका जो प्लुरल फॉर्म है वो दिया है लोव्स, मतलब रोटी। समझ लो, खाने की चीज़ों की बातें कह रहा है ये। लोव्स का मतलब रोटी, फिशेस का मतलब आपके मछली। सिंपल सा इसका मीनिंग है अपने पेट के बारे में जो लोग सोचे। तो यहाँ पर क्या अर्थ है, यहाँ पर लोव्स एंड फिशेस से क्या अर्थ निकल रहा है, तो जो अपनी रोटी, अपनी मछली यानी अपने पेट भरने के बारे में सोचे, वह हमेशा व्यक्तिगत लाभ के बारे में ही सोचता है, वो हमेशा पर्सनल प्रॉफिट के बारे में सोचता है, और फिर मटेरियल बेनिफिट्स के बारे में ही सोचता है। तो इसका मीनिंग यहीं से आपका रिफ्लेक्ट हो रहा था कि व्यक्तिगत लाभ को ही कहेंगे लोव्स एंड फिशेस। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे। अब जरा देखिए, इसके एग्जाम्पल में जाने से पहले मैं एक आपको क्वेश्चन देता हूँ, जरा आप मुझे बताओगे, क्योंकि वो मैं बता चुका हूँ पहले ही। एक मैं बताया था अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, कुछ इसी तरीके के सेंटेंस है। इसके लिए मैं एक आपको इडियम पहले बता चुका हूँ, हिंट दे देता हूँ। वो जो आपका स्टार्ट होता है वो फेदर से स्टार्ट होता है। ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि आपको याद है या नहीं है, और बहुत अच्छे तरीके से मैं तब भी बता चुका था। तो इससे इसका मीनिंग रिफ्लेक्ट हुआ, कैसे हुआ ये मैं बता दिया। अब चलते हैं इसके एग्जाम्पल के ऊपर।
यहाँ कह रहा है मोस्ट ऑफ द मिनिस्टर्स, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मिनिस्टर्स जो होते हैं, मंत्री होते हैं, आर मोर कंसर्न्ड विथ द लोब्स एंड फिशेस ऑफ ऑफिस दैन द सर्विस ऑफ मैन। मतलब उनके जो ऑफिस होते हैं मिनिस्टर्स के, उसके बारे में वो ज़्यादा कंसर्न्ड होते हैं, ज़्यादा वो फिक्र करते हैं किस चीज़ की, विथ द लोब्स एंड फिशेस, मतलब अपने पर्सनल प्रॉफिट के बारे में चिंता करते हैं, मटेरियल बेनिफिट के बारे में चिंता करते हैं, बजाय कि सर्विस ऑफ मैन, मतलब इंसानों के सेवा के बजाय वो सबसे पहले अपने पेट को देखते हैं, अपने रोटी और अपनी मछली के बारे में सोचते हैं, अपने मटेरियल बेनिफिट्स के बारे में सोचते हैं, अपने व्यक्तिगत लाभ के बारे में सोचते हैं। तो ये आपका क्लियर हो गया। थर्ड नंबर है आपका लाइव वायर। क्या अर्थ है इसका? लाइव वायर का मतलब होता है एनर्जेटिक, मतलब कहें तो ऊर्जावान। जैसे बोलते हैं ना अपने लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, कर्मठ उम्मीदवार। जैसे कभी चुनाव वगैरह होने को होता है तो हम लोग कहते हैं कि बिल्कुल कर्मठ उम्मीदवार है। तो ये एनर्जेटिक और लाइव वायर का जो मीनिंग होता है यही होता है कर्मठ। कर्मठ का मतलब होता है योजस्वी, बिल्कुल ऊर्जावान, जो हमेशा भरपूर रहे एनर्जी से, वैसे लोगों को कहते हैं लाइव वायर। अब ज़रा समझना कि ये आया कैसे होगा। तो लाइव वायर का क्या अर्थ है यहाँ पर, जिसको हम लोग बोलते हैं बिजली की जो नंगी तार होती है उसको भी कहते हैं लाइव वायर, मतलब वो जीवित है एक तरह से, उसमें करंट बह रहा है। तो लाइव वायर को अगर कोई छू दे तभी उसको पता चलेगा कि वो लाइव वायर कितना एनर्जेटिक होता है। तो इससे आपका सेंस रिफ्लेक्ट हो रहा है कि इसका मतलब ही होता है लाइव वायर का मतलब एनर्जेटिक, मतलब ऊर्जावान, योजस्वी या फिर कर्मठ बोल सकते हैं इसको। तो इसको कनेक्ट कर पा रहे होंगे आप लोग कि लाइव वायर से कैसे एक ऊर्जावान व्यक्ति से कनेक्ट किया गया है। अब देखेंगे इसके एग्जाम्पल के बारे में। यहाँ है इंडिया नीड्स लाइव वायर पॉलिटिकल लीडर्स हु कैन पुट द कंट्री ऑन द राइट ट्रैक। मतलब ये कह रहा है कि इंडिया को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है किस चीज़ की, लाइव वायर पॉलिटिकल लीडर्स। लाइव वायर मतलब कर्मठ पॉलिटिकल लीडर्स, मतलब योजस्वी, तेजस्वी, ऊर्जावान पॉलिटिकल लीडर्स की आवश्यकता है इंडिया को। हु कैन पुट द कंट्री ऑन द राइट ट्रैक, जो अपने कंट्री को एक सही दिशा में लेकर के जा सके। तो यहाँ पर लाइव वायर का मतलब क्या हो गया, ऊर्जावान, योजस्वी या फिर कर्मठ। अब बातें करते हैं हम लोग फोर्थ नंबर के। इसको ज़रा आप लोग ध्यान से समझना, क्या इसका अर्थ होता है, कैसे आया है, इसके बारे में डिटेल से बताऊंगा आपको। ये है आपका लुक अ गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ। क्या मीनिंग है इसका? तो इसका मीनिंग होता है क्रिटिसाइज अ गिफ्ट। मतलब इसको अगर हिंदी में कहें तो एक हिंदी का मुहावरा है, बहुत लोगों ने सुना होगा इसको, कि इसका मतलब होता है दान के बछड़े के दांत गिनना। ध्यान से समझना, दान के बछड़े के दांत गिनना मतलब ये क्या है, मान लिया जाए दान में कोई बछड़ा किसी को मिला हुआ है और वो बंदा क्या करता है, उसके दांत गिनने लगते हैं। दांत गिनने से यहाँ पर क्या पर्याय है ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, तो समझना इसको। मान लिया जाए किसी को बछड़े को दान में दिया जाता था। अभी भी अगर कोई किसान होते हैं और अगर कोई बछड़ा खरीदता है तो वो सबसे पहले उसके दांत को देखते हैं, दांत को गिनते हैं। तो कहा जाता है ऐसा, जो लोग फार्मर फैमिली से होंगे उनको पता होगा कि 4 दांत के जो बछड़े होते हैं वो क्या होते हैं, उसको माना जाता है कि उसका एज सही है। मतलब किसी बछड़े के दांत को जब गिना जाता है तो उसके एज को पता किया जाता है कि वो कितना एज का है। तो जैसे बोलते हैं ना, एक 21 साल का लड़का और 24 साल का लड़का, तो इस तरीके के जो एनर्जेटिक लोग होते हैं तो इसकी पहचान कैसे होती है, तो उसी तरीके से बछड़े के दांत गिनकर पता लगाया जाता है कि उसके कितने एज हुए, वो कितना सही बछड़ा है या नहीं, वो एक अच्छा सा बैल बन सकता है कि नहीं। तो इसका कहने का मतलब है कि अगर दान में कोई चीज़ मिल गया है आपको तो उसके दांत क्यों गिनने, बिल्कुल नहीं गिनना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो भी किसी को कोई दान में मिलता है, कोई चीज़, कोई गिफ्ट मिलता है अगर, तो उस चीज़ों की बुराई नहीं देखनी चाहिए, उसके अच्छाई को देखो, उसके पीछे का वजह सोचो कि वो कितना प्यार और प्रेम से आपको दिया गया है। तो उसी तरीके से ये भी है, लुक अ गिफ्ट मतलब किसी गिफ्ट को आप देखते हो, हॉर्स इन द माउथ मतलब हॉर्स अगर आपको गिफ्ट में मिला हुआ है और इसके माउथ को चेक करते हो, इसके दांतों को गिनते हो, मतलब आप क्या कर रहे हो, एक तरह से शक करते हो या फिर क्रिटिसाइज करते हो। तो किसी भी गिफ्ट के जो क्रिटिसाइज करते हैं लोग, उसके शिकायत करते हैं कि नहीं ये अच्छा नहीं है, ये बुरा है, बिल्कुल। मतलब जहाँ पर इंसान को ग्रेटफुल होना चाहिए उसके जगह जस्ट उल्टा हो जाता है, अनग्रेटफुल होते हैं, क्रिटिसाइज करने लग जाते हैं कि ये वाला जो गिफ्ट है ये बिल्कुल सही नहीं है। तो इस तरीके की चीज़ नहीं करना चाहिए। तो आप लोग इसको कनेक्ट कर पा रहे होंगे कि लुक अ गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ,
क्या इसका मतलब है ये आप समझ पाए होगे कि इसको अगर हिंदी में कहें तो क्या कहें, दान के बछड़े के दांत गिनना। अब फिर क्रिटिसाइज या गिफ्ट, किसी गिफ्ट की क्रिटिसाइज करना, बिल्कुल खुश नहीं रहना, खुश रहने के बजाय उल्टा उसके कमियां निकालना, नैगिंग करना बिल्कुल। तो इन चीज़ों को कहते हैं लुक अ गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ। अब ज़रा देख लेते हैं हम लोग इसका जो एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पर। एग्जाम्पल है, वन शुड नॉट लुक अ गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ बिकॉज इट इज़ गिवन आउट ऑफ लव एंड रिगार्ड्स। मतलब किसी भी बंदों को किसी भी गिफ्ट की क्रिटिसाइज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये जो गिफ्ट दिया जाता है ये आउट ऑफ लव एंड रिगार्ड्स दिया जाता है, मतलब प्रेम और बिल्कुल आदर के साथ, सम्मान के साथ दिया जाता है, इसलिए इसके क्रिटिसाइज नहीं करने चाहिए। कोई भी गिफ्ट छोटा और बड़ा नहीं होता, बिल्कुल जो बोलते हैं अनकंडीशनल गिफ्ट देने चाहिए और लेने भी चाहिए, बिल्कुल कंडीशन के साथ गिफ्ट नहीं दिया जाना चाहिए और लेना चाहिए। वैसे गिफ्ट जो होते हैं जो बिल्कुल कंडीशनल होते हैं, तो ये सारे चीज़ें जो होते हैं इसके पीछे का कुछ स्वार्थ छुपा होता है। तो बिल्कुल ही आपको किसी को ना देना है या ना ही लेना है किसी गिफ्ट को किसी कंडीशन के थ्रू। तो इसका मीनिंग आप लोग कनेक्ट कर पा रहे होंगे। अब ज़रा देखते हैं फिफ्थ नंबर क्या कह रहा है। फिफ्थ नंबर आपका लूज़ वंस हेड, क्या मतलब है इसका? तो इसका मतलब होता है टू बी कैरिड अवे। अब जो बंदा इस बुक को पढ़ेगा, अब जिसको नहीं पता कैरिड अवे का मीनिंग, लूज वंस हेड का मीनिंग तो पता ही नहीं है और कैरिड अवे का भी मीनिंग नहीं पता, तो वो समझेगा कैसे? इसलिए टीचर की ज़रूरत होती है ताकि वो आपको अच्छे से बता पाएँ कि क्या इसका अर्थ होता है। तो इसका जो मीनिंग है, इसका मीनिंग होता है होश खो देना, अर्थात अचानक उत्तेजित हो जाना। मान लिया जाए कोई चीज़ आप पाए हो, रास्ते में जाते जाते बहुत ही खूबसूरत चीज़ को पा लिए हो, तो क्या करते हो, अचानक आप बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो जाते हो, अपना होश खो बैठते हो। तो इस स्थिति में आपको होश नहीं खोने चाहिए किसी भी स्थिति में। तो उसी को कहा जाता है लूज वंस हेड, मतलब होश खो देना, मतलब अचानक उत्तेजित हो जाना, वो कहलाता है। तो इसका भी मीनिंग इसी में आपका रिफ्लेक्ट हो रहा है। कैसे? लूज़ का मतलब खोना होता है, बिल्कुल सही। हेड का मतलब यहाँ पर क्या है? होश से, होश से इसका लेना देना है। होश मतलब, हेड का मतलब तो आपका सर भी होता है, दिमाग भी बोल सकते हो उसको। तो आप अपने दिमाग को खो चुके होते हो, होश को खो चुके होते हो, तो उसका मीनिंग ये होता है कि आप अचानक उत्तेजित हो गए हो किसी चीज़ को लेकर के। यहाँ पर जैसे एग्जांपल से आप समझ पाएंगे, यहाँ पर दिया है वन शुड नॉट लूज वंस हेड इवन इन सच अ विक्ट्री। मतलब किसी भी इंसान को उत्तेजित, बहुत ज़्यादा उत्तेजित नहीं हो जाना चाहिए। कब? किसी भी विक्ट्री के समय। मतलब अगर आप किसी चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा विक्ट्री हासिल कर लिए हो, विजय प्राप्त कर लिए हो, तो भी आपको अपने होश संभाले रखना चाहिए, अचानक उत्तेजित नहीं होना चाहिए। जैसे लोग कहते हैं ना, एक बहुत ही अच्छा कोटेशन था, मैं भूल गया हूँ, जिसका मीनिंग होता है कि आप जब भी बहुत ज़्यादा खुश हो, एक्साइटेड हो, तो थोड़ा संभल करके, क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा खुश होते हो तो आपके जो दुश्मन होते हैं वो आपके पाँव तले ज़मीन खिसका सकते हैं कभी भी। वो अच्छा सा मौका होता है, इसलिए किसी भी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा उत्तेजित नहीं होना चाहिए। तो लूज वंस हेड का मतलब समझ गए, टू बी कैरिड अवे, और दोनों का मतलब है होश खो देना, अचानक उत्तेजित हो जाना। अब जरा बात करते हैं 6 नंबर के। 6 नंबर है यहाँ पर लॉन्ग एंड शॉर्ट, क्या मतलब है? तो किसी लॉन्ग चीज़ को शॉर्ट कर देना, इन ब्रीफ, मतलब इसका भी मीनिंग इसी में आपका रिफ्लेक्ट हो रहा था। तो इसका मतलब क्या है कि किसी लॉन्ग को शॉर्ट कर देना, मतलब इन ब्रीफ कहना, किसी भी चीज़ को कहना हो तो संक्षेप में कहना, ये कहलाता है लॉन्ग एंड शॉर्ट। मतलब किसी भी स्टोरी को अगर बताना हो ब्रीफली, तो आप क्या करते हो, उसको कह सकते हो कि लॉन्ग एंड शॉर्ट कर दो। मतलब काफ़ी लंबी स्टोरी है, उसको शॉर्ट कर दो, उसको ब्रीफ में बता दो, मतलब संक्षेप में बता दो। तो इसका मीनिंग इसी में रिफ्लेक्ट हो रहा था आपका। यहाँ पर है द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ द प्रिंसिपल स्पीच, मतलब प्रिंसिपल स्पीच, जो प्रिंसिपल साहब ने स्पीच दिया हुआ है, उसका जो द लॉन्ग एंड शॉर्ट है, मतलब उसका जो संक्षेप है वो क्या था? वॉज दैट एग्जामिनेशन वुड बी हेल्ड ऑन टाइम। उसका संक्षेप ये था कि एग्जामिनेशन जो आपकी होने वाली है वो टाइम पे होगी। बस उनका पूरे स्पीच का एक ही मतलब था, शॉर्ट में। तो कह सकते हो शॉर्ट में, इन शॉर्ट और फिर इन ब्रीफ कहलाता है लॉन्ग एंड शॉर्ट। 6 नंबर भी समझ गए। 7 नंबर आपका लैटिन एंड ग्रीक, क्या अर्थ है इसका? तो लैटिन एंड ग्रीक का मतलब है इनकॉम्प्रिहेंसिबल। मतलब क्या हुआ इसका? तो ना समझने लायक चीज़ों को कहते हैं लैटिन एंड ग्रीक। इनकॉम्प्रिहेंसिबल, जिसको कॉम्प्रिहेंड नहीं किया जा सके, जिसको आसानी से नहीं समझा जा सके, उसको कहते हैं लैटिन एंड ग्रीक। जाहिर सी बात है, अगर मान लिया जाए आप इंडियन हो,
आपके समक्ष कोई लैटिन और ग्रीक अक्षरों में कोई पत्र आपको पेश किया जाता है, कोई लेटर आपको दिया जाता है, तो आप समझ पाओगे? बिल्कुल नहीं समझ पाओगे अगर कभी नहीं पढ़े लैटिन एंड ग्रीक। और वैसे भी लैटिन और ग्रीक कौन पढ़ता है आजकल हमारे इंडिया में? बहुत ही कम लोग इसके पीछे रिसर्च करते होंगे तभी, वरना कोई ज़रूरी होती नहीं इसकी। तो आप इसको समझो कि लैटिन एंड ग्रीक का मतलब है बिल्कुल अजनबी सा चीज़ लिखा हुआ, जिसको कह सकते हैं इनकॉम्प्रिहेंसिबल, मतलब ना समझने लायक चीज़ों को हम क्या कहेंगे? लैटिन एंड ग्रीक। वैसे भी लैटिन एंड ग्रीक के जो लेटर्स आपको पहली बार दिए जाएंगे तो भी वो आपके लिए क्या होगा? बिल्कुल ही ना समझने लायक चीज़ होगा। अब जरा देखो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया, द स्पीच ऑफ लिटरेरी पर्सन्स इज ऑलवेज लैटिन एंड ग्रीक टू इलिटरेट पर्सन्स। देखो, लिटरेरी का मतलब यहाँ शिक्षित व्यक्ति नहीं है, एजुकेटेड का मतलब शिक्षित होता है, थोड़ा सा फर्क होता है दोनों में। लिटरेरी का मतलब जो लिख सके और पढ़ सके, वैसे व्यक्तियों का जो स्पीच होता है वो हमेशा क्या होता है? लैटिन एंड ग्रीक होता है, मतलब ना समझने लायक होता है। किन लोगों के लिए? टू इलिटरेट पर्सन, जो असाक्षर है। इसको जैसे देखो, साक्षर और आपका शिक्षित दोनों में फ़र्क है। साक्षर का मतलब होता है जो अक्षरों को लिख सके, पढ़ सके, और अशिक्षित का मतलब क्या हो गया आपका? जो बिल्कुल अनएजुकेटेड व्यक्ति हैं। मतलब अशिक्षित और साक्षर तो मैं बता दिया जो पढ़ और लिख सके, लेकिन अशिक्षित का मतलब ऐसा है कि कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा भी हो, बहुत ज़्यादा उसके पास डिग्री भी हो, लेकिन उसके पास मैनर नहीं है, बिल्कुल ही उसके पास विद्या नाम का चीज़ नहीं है, बिल्कुल किताबी ज्ञान है बस उसके पास। वो किसी चीज़ को अमल में नहीं लाता, जितने भी पढ़ाई लिखाई किया वो अपने ज़िंदगी में अमल में नहीं लाया, तो वैसे व्यक्तियों को भी अशिक्षित ही कहा जाता है। तो ये थोड़ा सा फ़र्क है। तो कहने का मतलब है कि इलिटरेट पर्सन, जो लोग असाक्षर हैं, उसके लिए साक्षर व्यक्तियों का जो स्पीच होता है वो कैसा, किसके समान होता है? बिल्कुल लैटिन एंड ग्रीक के समान, मतलब इनकॉम्प्रिहेंसिबल होता है, ना समझने लायक होता है। 8 नंबर देख लो। 8 नंबर कह रहा है लास्ट नेल इन द कॉफिन। इसको जरा ध्यान से समझना। इसका मतलब होता है कॉजिंग रुइन, मतलब इसका क्या है? तो बर्बादी का कारण, ये कहलाता है आपका लास्ट नेल इन द कॉफिन। इसको जरा अच्छे से समझेंगे हम लोग। यहाँ पर क्या है? पहला जो वर्ड है यहाँ पर देख लो, ये है कॉफिन। कॉफिन होता क्या है? तो आप लोग कभी देखे होंगे हॉलीवुड के मूवीज़ में कि कोई भी क्रिश्चियनिटी में खास करके ऐसा होता है कि किसी भी लाश को, मुर्दे को, अगर इस तरीके के बॉक्स में देखे होंगे आप लोग, इस तरीके का बॉक्स में क्या करते हैं? लाश को, मुर्दे को रखा जाता है और उनको दफनाने के लिए ले जाया जाता है। तो इसी को बोला जाता है आपका कॉफिन। ये जो बॉक्स है इसी को बोला जाता है कॉफिन, जिसका एक शब्द में बोलें तो ताबूत। अगर बहुत सारी स्टोरी आप लोग पढ़े होंगे बचपन में, तो ताबूत वर्ड बहुत बार आपको देखने को मिला होगा। तो ताबूत का मतलब ही होता है ये वाला बक्सा जिसमें मुर्दे को ले जाया जाता है दफनाने के लिए। तो ये तो समझ गए कि कॉफिन का क्या मतलब होता है। लास्ट नेल यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है, तो ज़रा देख लो। एक व्यक्ति है जो कॉफिन को क्या कर रहा है? सेट कर रहा है, मतलब मुर्दे को यहाँ पर इसमें रख दिया गया है और ऊपर से ये क्या कर रहा है? इसको सेट कर रहा है। सेट करने से क्या, बहुत सारे इसमें कील ठोके जाने चाहिए ताकि ये मजबूती से पकड़ रख पाए। तो लास्ट नेल, मतलब नेल का मतलब क्या? कील होता है। तो ये लास्ट कील यहाँ पर क्या कर रहा है? ठोक रहा है। इसमें क्या कर रहा है? इसको मजबूती से पकड़ने के लिए लास्ट कील को ये यहाँ पर मार रहा है। बात समझ रहे हो? तो लास्ट नेल किस चीज़ को शो करता है, इस चीज़ को ज़रा समझो। तो यहाँ पर जो लास्ट नेल है, एक सेकेंड, लास्ट नेल है यहाँ पर जो, ये किस चीज़ को इंडिकेट करता है? तो लास्ट नेल का मतलब है कि आखिरी कील को जब इस ताबूत यानी बॉक्स पर जब जड़ा जाता है, इस बॉक्स पर जब जड़ा जाता है, तो इसका मतलब है कि यू आर गोइंग टू बी फिनिश्ड ऑफ। क्या मतलब है? यानी आप बर्बाद होने चले। तो इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि कॉफिन से रिलेटेड है, बिल्कुल मरने के कगार पे। लास्ट नेल का मतलब है कि वो इंडिकेट कर रहा है कि बिल्कुल आप क्या होने चले हो? बर्बाद होने चले हो, ये इंडिकेट करता है। तो लास्ट नेल इन द कॉफिन का मतलब आप लोग अच्छे तरीके से इसको कनेक्ट कर पा रहे होगे कि इसका मतलब है बर्बादी का कारण, या फिर बर्बाद होने को चला है, तो ये भी कह सकते हैं इसको। तो लास्ट नेल इन द कॉफिन का मतलब क्या होता है? कॉजिंग रुइन, मतलब बर्बादी का कारण। अब जरा देख लो यहाँ पर क्या दिया है, एग्जाम्पल दिया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर प्रूव्ड टू बी अ लास्ट नेल इन द कॉफिन ऑफ ब्रिटिश इंपीरियलिज्म। क्या मतलब है इसका? तो कह रहा है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो था वो क्या प्रूव हुआ, किसके लिए? ब्रिटिशर्स के लिए। वो प्रूव हुआ बिल्कुल बर्बादी के कारण। किस चीज़ के बर्बादी के कारण? तो ब्रिटिश के इंपीरियलिज्म के बर्बादी के कारण। इंपीरियल क्या मतलब होता है इसका? तो इंपीरियलिज्म का मतलब होता है साम्राज्यवाद। साम्राज्यवाद, उन लोग क्या कर रहे थे? धीरे धीरे हर एक कंट्री में अपना साम्राज्य बढ़ा रहे थे, साम्राज्यवाद कर रहे थे। तो इसी चीज़ का क्या हो गया?
अंत होने को चला था, इसके बर्बाद होने के कगार पे ये था, सेकेंड वर्ल्ड वार जो था उसका कारण बना। तो इसका मतलब आप लोग समझ गए कि लास्ट नेल इन द कॉफिन का मतलब होता है बर्बादी का कारण। अब जरा देखते हैं 9th नंबर क्या कह रहा है। तो 9th नंबर है, यहाँ पर जरा देखो 9th नंबर है लीड अप द गार्डन पाथ। क्या मतलब है लीड अप द गार्डन पाथ? का मतलब होता है टू चीट, टू चीट होता है, या फिर ऑप्शन में रह सकता है टू ट्रिक, या फिर टू डिसीव, और इन सब का मतलब होता है क्या? धोखा देना। तो लीड अप द गार्डन पाथ का मतलब होता है धोखा देना। अब इसको समझेंगे कि ये आया किस तरीके से है। तो ये रोमांटिक सीन को लेकर के आया हुआ है, ज़रा ध्यान से समझेंगे इसको। तो ये देख रहे हो एक बहुत ही रोमांटिक सीन यहाँ पर दिया हुआ है, एक गार्डन का सीन है, और गार्डन में एक पाथ का भी यहाँ पर दिया हुआ है, एक पाथ है। अब ये दो व्यक्ति को देख रहे हैं, दोनों कपल हैं। अब यहाँ पर इसको आपको खुद ही समझना है, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊँगा, आप लोग खुद समझदार हो। अब ये दोनों यहाँ पर जाते हैं, लीड कर रहे हैं एक गार्डन में, बिल्कुल रोमांटिक मूड में हैं दोनों, और उन लोग आपस में बात करके आए हैं कुछ भी घूमने को लेकर के, और बाद में कुछ और हो जाता है। तो चीट करने का मतलब यही है, धोखा देना, और फिर टू डिसीव या टू ट्रिक। तो इससे आप लोग कनेक्ट कर लेना खुद से कि क्या अर्थ हो सकता है इसका, अच्छे से समझ पाओगे आप लोग। तो यहाँ पर लीड अप द गार्डन पाथ, गार्डन पाथ में दोनों जा रहे थे, ये तो आप लोगों ने देख लिया। और लीड अप का मतलब क्या? आगे बढ़ना एक गार्डन पाथ में। तो जब भी गार्डन पाथ में कोई आगे बढ़ता है और थोड़ा सा कुछ लिमिट को क्रॉस करता है, तो उस सेंस को कहा जाता है टू चीट, या फिर टू डिसीव, या फिर टू ट्रिक, मतलब किसी को धोखा देना। अब यहाँ पर क्या आया है एग्जाम्पल में, ये देख लो। यहाँ पर है द ट्रेडर्स, मतलब जो बिजनेसमैन होते हैं, ट्रेडर्स होते हैं, व्यापारी होते हैं, लीड द क्रेडुलस कस्टमर्स अप द गार्डन पाथ बाय अश्योरिंग देम ऑफ वारंटी। क्या मतलब है? तो जो ट्रेडर्स होते हैं, ट्रेडर्स मतलब क्या? जो बहुत बड़े व्यापारी होते हैं, वो क्या कर रहे होते हैं? अपने क्रेडुलस कस्टमर्स को, अपने क्रेडुलस कस्टमर का मतलब, क्रेडुलस का मतलब होता है विश्वसनीय कस्टमर, उनको क्या कर रहे हैं? लीड अप द गार्डन पाथ कर रहे हैं, मतलब धोखा दे रहे हैं। किस चीज़ को लेकर के? बाय अश्योरिंग देम ऑफ वारंटी, वारंटी की अश्योरेंस को दे करके, मतलब आश्वासन दे करके उनको क्या कर रहे हैं? चीट कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। तो ये भी आप लोग समझ गए। 10th नंबर देख लो क्या है। 10th नंबर आपका लिप्स एंड बाउंड्स। क्या अर्थ है इसका? तो लिप्स का मतलब होता क्या है? तो लिप्स का मतलब भी होता है छलांग लगाना, बिल्कुल तेज़ी से आगे बढ़ना, और बाउंड्स का मतलब भी होता है आपका छलांग लगाना, और या फिर कूदना कह सकते हो। तो क्या इससे क्या अर्थ निकलता है आपका? कहीं भी आप तेज़ी से, शीघ्रता से अगर छलांग लगा रहे हो और आपके ज़िंदगी में उछाल हो रही है, तो इससे आप क्या कनेक्ट कर पाओगे कि ये जाहिर सी बात है रैपिडली को शो करता है। तो क्या अर्थ हुआ इसका? तो तेज़ी से, शीघ्रता से ये कर रहे हो आप, किसी भी चीज़ को करना हो अगर बहुत शीघ्रता से, तो आप क्या करोगे? छलांग लगाओगे, लिप्स करोगे, बाउंस करोगे। तो इसका अर्थ इसी में आपका स्पष्ट हो रहा है कि इसका मतलब भी होता है शीघ्रता से, तेज़ी से। अब जरा बात करते हैं इसके एग्जाम्पल के बारे में। इन कंपैरिजन टू इंडिया, मतलब इंडिया के तुलना में चाइना हैज़ प्रोग्रेस्ड, मतलब चाइना ने बहुत ज़्यादा विकास किया है। बाय लिप्स एंड बाउंस, मतलब शीघ्रता से, रैपिडली, बहुत तेज़ी से। इन एवरी फील्ड, हर एक फील्ड में उसने, इंडिया के तुलना में चाइना ने प्रोग्रेस किया है बहुत ज़्यादा शीघ्रता से, लिप्स एंड बाउंस। तो ये आप समझ गए। अब हमेशा की तरह मैं क्या करूँगा? रिकैप करवा दूँगा, ताकि देखते हैं फर्स्ट नंबर क्या है। रिकैप करेंगे जल्दी जल्दी। काफ़ी आजकल इमोशन आ रहे हैं मेरे दिमाग में, और कुछ दिनों से घर से बाहर था। अब ज़रा देख लो, इसलिए आप लोग ना कभी कभी बहुत टेंशन लेते हो कि सर कहाँ हो, नहीं ला रहे वीडियो। मेरे भी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, सिर्फ आप लोगों की लाइफ में नहीं है, सबके लाइफ में होते हैं। और बिना प्रॉब्लम्स की लाइफ तो लाइफ है ही नहीं। लाइफ में प्रॉब्लम्स होना भी बहुत ज़रूरी है आगे बढ़ने के लिए। ज़रा देख लो फर्स्ट नंबर क्या है। फर्स्ट नंबर है लायंस शेयर, इसका मतलब होता है लार्ज पार्ट, मतलब सबसे बड़ा हिस्सा। अब सेकेंड नंबर है लोव्स एंड फिशेस। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है मटेरियल बेनिफिट्स, या फिर पर्सनल प्रॉफिट, व्यक्तिगत लाभ। थर्ड नंबर है लाइव वायर, जिसका मतलब एनर्जेटिक होता है, जिसको कहेंगे कर्मठ, ऊर्जावान, या फिर योजस्वी लोगों को कहते हैं लाइव वायर। फोर्थ नंबर है आपका लुक अ गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ, मतलब क्रिटिसाइज अ गिफ्ट, मतलब दान के बछड़े के दांत गिनना, जिसको कह सकते हैं। और दूसरा इसका मीनिंग क्या है कि क्रिटिसाइज करना किसी गिफ्ट का। फिफ्थ नंबर लूज वंस हेड, मतलब टू बी कैरीड अवे, मतलब क्या है? तो होश खो देना, अर्थात अचानक उत्तेजित हो जाना। सिक्स्थ नंबर है लॉन्ग एंड शॉर्ट, मतलब इन ब्रीफ, इन ब्रीफ मतलब संक्षेप। फिर नेक्स्ट आपका क्या है? सेवेंथ नंबर लैटिन एंड ग्रीक। लैटिन एंड ग्रीक का मतलब होता है इनकॉम्प्रिहेंसिबल, मतलब ना समझने लायक। फिर 8 नंबर है लास्ट नेल इन द कॉफिन, मतलब बर्बादी का कारण, कॉजिंग रूइन। अब देख लो 9th नंबर,
9th नंबर है लीड अप द गार्डन पाथ, मतलब टू चीट, किसी को धोखा देना। 10th नंबर क्या है आपका, तो 10th नंबर है लिप्स एंड बाउंड्स, इसका मतलब होता है रैपिडली, मतलब शीघ्रता से, तेज़ी से। तो आज हम लोग देख लिए, सबको अच्छे से सीख लिए, इसी तरीके से आगे भी सीखते रहेंगे। आप लोग टेंशन ना लो, मैं शुरू किया हूँ तो अंत भी करूँगा, छेड़ा हूँ तो छोड़ूंगा नहीं, ये समझ लो। और आपको भी यही मंत्र को गुनगुनाना है हमेशा कि छेड़ो तो छोड़ो नहीं, और अगर छोड़ना ही है तो फिर छेड़ो नहीं। तो इसी को लेकर के आज का क्लास हम लोग यहीं रैप अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।